हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर ये वाला चैप्टर करवा दो, तो हमने सोचा इसी चैप्टर शुरुआत की जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कि आप लोग जानते हो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी अगर 2 घंटे के लिए भी चली जाए तो बिल्कुल पूरे शहर में आपको देखते हो तबाही मच जाती है ना। और इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सोशल से लेके पॉलिटिकल तक के लिए, आपको बताइए ये बात। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेसिकली क्या है, हमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें, हमारे आसपास क्या होती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर मैं कई बातें करूँ आपसे तो आपको दिखता होगा कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्किट्स में, कॉम्बिनेशन में कई सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व तो करते हैं शायद सभी, लेकिन रीजन नहीं जानते। जैसे आपको दिखता हो घर में जब आपके स्विच लगाए जाते हैं तो कुछ स्विच नॉर्मल्स होते हैं, कुछ स्विच होते हैं बड़े पावर वाले होते हैं, वो एक अलग सा ही स्विच लगाया जाता है उसका, या कोई फ्रिज लगता होगा या गीजर लगता है, कहीं एसी लगता है, तो उसका स्विच जो होता है सेपरेट होता है और बाकी जो नॉर्मल स्विच होते हैं थोड़ा सा उनसे अलग होता है, हम कहते हैं पावर वाले स्विच हैं ये, है ना। एमसीबी लगी होती है, घरों में जो सर्किट्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि हम घर में हैं तो हम बटन या स्विच जो होता है वो ऑन ऑफ के लिए होता है, स्विच ऑन किया फैन चल गया, स्विच ऑन किया लाइट जल गई। लेकिन कई बार हम स्कूल्स वगैरह में होते हैं, वहां पर देखा होगा आप लोगों ने कि एक ही स्विच दबाया 3-4 फैन चल जाते हैं, एक ही स्विच दबाया 3-4 लाइटें जल जाती हैं। घरों में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि क्या क्यों होता है, ये सारे कॉम्बिनेशंस क्यों होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर कुछ कुछ बेसिक टर्म्स के साथ शुरू किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, क्योंकि चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के क्या फ्लो के लिए। जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, चार्ज होगा भी और अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मतलब चार्ज भी होना चाहिए, चार्ज के अंदर मूवमेंट भी होनी चाहिए, तभी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, हम सबको पता है चार्ज 2 टाइप के होते हैं, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 ही टाइप के चार्ज हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा एक यदि कोई बॉडी है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा कोई कोई बॉडीज कैसी होती हैं, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल बॉडी। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ बॉडी इज न्यूट्रल व्हाट कैन यू से दैट इज देयर एनी चार्ज इन इट और नॉट। ठीक है, यानी कोई बॉडी है अगर वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। बच्चे कई बार इसका आंसर लिख देते हैं देयर इज नो चार्ज, क्योंकि बॉडी तो भाई न्यूट्रल है। तो एग्जाम में ये आंसर गलत हो जाता है, उनके नंबर नहीं आते, फिर वो कहते हैं टीचर हमारे बिना वजह नंबर काट देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना क्योंकि आपने आंसर गलत लिखा। बेसिकली व्हेन द न्यूट्रल बॉडी हैव चार्ज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। इट मीन्स अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी लेट सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो ये बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई बॉडी। लेकिन क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। इसके अंदर 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होता, ये पहली बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आपका स्टैटिक होता है और जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये होता है डायनेमिक। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता, नेगेटिव चार्ज है हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर ही मूवमेंट होती है। ठीक है, सो यू कैन से दैट ओनली नेगेटिव चार्ज इज responsible for इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी का अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है देखो मैं आपको समझाता हूं।
लेट सपोज वी हैव अ बॉडी, ठीक है, सर्कुलर बॉडी है ये, कोई भी बॉडी है, इसके अंदर हैं 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। अब ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बॉडी कैसी हो जाए, ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, कैसी हो जाए, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे न्यूट्रल बॉडी में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं होता उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। किसी बॉडी के नेगेटिव चार्ज होने का ये सिंपल मतलब ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी न्यूट्रल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से मैं एक इलेक्ट्रॉन लाऊंगा और उस नेगेटिव चार्ज को यहां ऐड कर दूंगा। अब यहां पर नेगेटिव कितने हो गए, 4, पॉजिटिव कितने हैं, 3, ओवरऑल ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, मैंने ऊपर क्या बताया था कि ओनली नेगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब यहां पर एक और बात समझो, एग्जांपल से बताता हूं, देखो ध्यान दो। अब देखो ध्यान से, दोबारा ये बॉडी न्यूट्रल हो गई। इस बार मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं इस बॉडी के चाहता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, बच्चे सोचेंगे पीछे नेगेटिव चार्ज लाए थे, पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, लेकिन मैंने ऊपर क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, ओ सॉरी 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 ये लिख दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक होता है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनेगी, तो हम एक नेगेटिव चार्ज को हटा देंगे, यहां से एक नेगेटिव तो मूव कर सकता है ना, तो मैंने एक नेगेटिव को रिमूव कर दिया, नेगेटिव को रिमूव करते अब यहां पर नेगेटिव कितने हो गए, -2, पॉजिटिव कितने हो गए, +3। अब ये बॉडी कैसी हो गई, ये हो गई पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ गया, देखो चार्ज का कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, नेगेटिव चार्ज ही कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। आइदर द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज की होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो बात चार्ज के बारे में, वो बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि सिमिलर चार्ज रेपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज होते हैं यानी सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, रेपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, पॉजिटिव चार्ज दिस बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बॉडी इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। ये बॉडी है नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी है नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, रिपल्शन। अब अगर ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब दो चार्ज अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दो चार्ज अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ज के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। यहां पर आई भी है बीच में, ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक बॉडी हमारे पास है ए, दूसरी बॉडी है हमारे पास बी, when the charge flow from one body to another body, चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है, तो जब चार्ज ए से बी में ट्रांसफर होता है तो उस वक्त क्या हो जाता है, चार्ज हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। when the charge is transfer from one body to another body, it will always in the form of integral multiple। इंटीजर्स क्या होते हैं आपने मैथ में पढ़े होंगे, यानी कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, अप टू द इंफिनिटी। तो जब भी चार्ज एक बॉडी से ए से बी में ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएगा,
वो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। हमेशा आपने सुना होगा 2 चार्ज चले गए, 3 चार्ज चले गए, 4 चार्ज चले गए। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हाँ भाई एक बॉडी है, दूसरी बॉडी में 3/2 चार्ज चले गए, 4/3 चले गए, ठीक है, 5.6 चले गए। ऐसा चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? हो सकता है 1 चार्ज गए, हो सकता है 100 चार्ज गए हों, 10,000 गए हों, 2,000, 5 लाख, मिलियंस में जा सकते हैं। लेकिन हमेशा चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे? हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ध्यान रखना इस बात का, क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो क्या कैसे पता लगाएंगे चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर के लिए, मैंने आपको बताया। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन कोई फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, आपको यही नहीं पता Q की जगह क्या पुट करना है, N क्या पुट करना है, E क्या पुट करना है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो आप कैसे, Q का मतलब होता है चार्ज, E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो आपको पता लगता है। और N क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बॉडी के अंदर से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? N। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है E, और चार्ज किसे कहते हैं? Q। अब देखो कई बार क्या होता है, जो E की वैल्यू है ना, ये E की वैल्यू एग्जाम में कई बार गिवन होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, लेकिन कई बार होता नहीं दिया होता, तो हमको तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी होती है। तो E की वैल्यू याद रखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू होती है किसकी? ये वैल्यू है E की। अगर एग्जाम में नहीं दिया तो ध्यान रखना, ये E की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब अगर हमने चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया है, तो हो ना हो चार्ज की कोई ऐसा यूनिट भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर चार्ज की ऐसा यूनिट नहीं होगी तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये कितनी होती है? SI यूनिट ऑफ, क्या होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज? वो होती है कूलम। इसे कैपिटल C से डिनोट किया था, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पीछे लिखा था ना कूलम, तो वो क्या था? चार्ज की SI यूनिट थी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो ये हमारा चार्ज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है करंट, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक आता है करंट। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, समझाया था इस बात का कि चार्ज की वजह से ही करंट जनरेट होता है। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक क्या होगा? करंट जनरेट नहीं होगा। तो करंट का डेफिनेशन भी कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज करंट, तो करंट को आप क्या कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिखा है चार्ज। सो बेसिकली करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिस रेट से फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कह देते हैं। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला है करंट का, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। सो I क्या है इसके अंदर? I को हम कहते हैं करंट, यही करंट है। Q थोड़ी देर पहले हमने देखा, चार्ज। T क्या है? टाइम। देखो जहां पर भी कभी रेट आता है ना तो उसके नीचे वाली T का मतलब टाइम होता है, ध्यान रखा करो इस बात का। कहीं पर भी अगर रेट आ गया तो रेट का मतलब है कि वो टाइम से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया करंट के बारे में एक बेसिक इन्फो, करंट क्या होता है, फॉर्मूला कैसा होता है। उसके बाद अब करंट जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ I मतलब करंट, तो वो होती है एम्पियर। इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है।
कई बार क्या होता है, कुछ मोबाइल डिवाइस आप लेते हो, अपने मोबाइल पे देखोगे चार्जर के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू लिखी होती है, 0.1 ए, 0.2 ए, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, तो ए जो है उसे एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, अब किसी सर्किट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कितना करंट फ्लो करता है, कितना करंट फ्लो करता है, इस बात को कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए एक मीटर आता है। ठीक है, सो देयर आर टू डिवाइस, द डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट, तो ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है, और डिवाइस विच मेजर द करंट। दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक जो होता है वो करंट को डिटेक्ट करता है, एक जो होता है करंट को मेजर करता है। देखो ध्यान से, ये टर्मोलॉजी का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो डिटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। और जो करंट को मेजर करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, तो दो तरह के डिवाइस होते हैं, पहला डिवाइस क्या कर रहा है, वो करंट को डिटेक्ट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। अब देखो ध्यान से समझो इसका मतलब क्या होता है। कोई डिवाइस है वो करंट को डिटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपका सर्किट है, वो सर्किट के अंदर पता लगा रहा है करंट है या नहीं है, बस इतना पता लगाना उसका काम है। आप जनरली एक टेस्टर होता है, आप लोग टेस्ट करके पता लगा लेते हो कि हाँ भाई ये करंट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, एम्पियर्स में उसकी वैल्यू, जो एम्पियर है उसकी परफेक्ट वैल्यू कितनी है, जो घर में करंट आ रहा है उसका क्या अमाउंट है, ये पता अगर आपको लगाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। सो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेम द डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट, देन यू हैव टू राइट द गैल्वेनोमीटर। इफ द एग्जामिनर आस्क दैट डिवाइस विच मेजर द करंट, देन यू हैव टू आंसर द एमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, उसके बाद एक और छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है, साइंस, अभी 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जब भी हम साइंस में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमेशा हमारी चीज ऐसा यूनिट्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 9th में क्वेश्चन किया होगा, कई बार क्या होता है डिस्टेंस आप मेजर करते हो, तो डिस्टेंस कुछ बार किलोमीटर में दिया होता, कई बार सेंटीमीटर में दिया होता था, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते थे, ऐसा करते थे, उसके बाद आंसर निकालते थे। लेकिन अगर ऐसा मान लिया जाए कि वो, जैसे करंट है, अब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता था, मीटर होता है। एग्जाम में क्या होता है, मीटर में, कई बार एम्पियर में नहीं देते, किसी और चीज में दे दिया करते हैं। तो किसी और यूनिट से एम्पियर में कैसे लाया जाता है, ये देखो ध्यान से। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे लिख देंगे मिली एम्पियर, ऐसे लिख देंगे ना, स्मॉल एम, तो इसे कहते हैं मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को क्या करना पड़ता है, 10 की पावर क्या लगा दो, -3, वो अपने आप क्या बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। जैसे अगर एग्जाम में आपसे दिया हुआ कि 7 मिली एम्पियर, तो आप क्या करो, 7 इंटू 10 की पावर -3 लगा दो, ये क्या बन जाएगा, एम्पियर। समझ में आ गई बात, कितना आसान है। कई बार दिया होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ऐसा म्यू बनाया होगा, यह सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, माइक्रो। ध्यान रखना। तो 1 माइक्रो एम्पियर, इसमें क्या करना पड़ता है, 10 की पावर 7 लगा दो, तो वो हो जाएगा, फिर से वो एम्पियर बन जाएगा। सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 7 नहीं होता, बेसिकली 6 होता है। 10 की पावर -6 लगा दो तो 6 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये इस कन्वर्जन के लिए दिया गया ताकि अगर आपको माइक्रो या मिली एम्पियर में दिया हो तो आप उसे ऐसा यूनिट में ला सको और आपके लिए न्यूमेरिकल करना आसान हो जाए और सही माना जाए। अगर आप यही मान लो एग्जाम में कहीं दिया हुआ क्वेश्चन आपको 7 मिली एम्पियर, आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, 7 का 7 रख के आंसर निकाल दिया, तो आंसर अपने आप ही गलत मान लिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई बात करंट की। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मैं करंट के बारे में बताना भूल गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to the direction of
फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि करंट के जो फ्लो करने की डायरेक्शन होती है वो हमेशा किससे अपोजिट होती है? चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होती है। यानी कि अगर कहीं चार्ज यहां फ्लो करेगा तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बात का और ध्यान रखना, बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव, मैंने आपको शुरू में बताया था कि केवल नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी मूवमेंट के लिए। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आपका चार्ज हमेशा कहां मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इससे अपोजिट जो आपका करंट होगा वो कहां मूव करेगा? दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये एरोज के ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहां पर कि करंट का फ्लो देखो इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है। ठीक है, अब देखो करंट पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ जा रहा है, यहां से फ्लो करता हुआ, देखो डायरेक्शन करंट की यही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो कर रहे हैं? देखो नेगेटिव से फ्लो करते हुए जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो एग्जाम में इसका बहुत ही ज्यादा क्रूशियल यूज होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में, या कि अब तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द चार्ज इज फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन देन टेल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां भी चार्ज फ्लो कर रहा है सीधा अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया करंट। ठीक है, तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियल क्या क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा जब पोटेंशियल समझ में आ जाएगा तो पहले पोटेंशियल देख लेते हैं इस चक्कर में। पोटेंशियल, ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया भाई देखो कोई सर्किट होता है, सर्किट बना देता हूं मैं। ठीक है, इस सर्किट के अंदर ये बल्ब है, ये स्विच है, स्विच को ऑन कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई चार्ज करंट जो है वो इस तरफ फ्लो करेगा और जो चार्ज है वो इस तरफ फ्लो करना, यानी ये चार्ज का फ्लो इस तरफ होगा, करंट का फ्लो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चार्ज को कैसे पता लगेगा मुझे इस तरफ जाना है? ठीक है, यानी कोई तो इंडिकेशन मिलना चाहिए ना कि भाई चार्ज को क्या पता मुझे यहीं जाना है, चार्ज यहां से निकल जाए तो क्या कर लोगे आप उसका? ठीक, तो क्या करना है अपने को, इसी बात को की इंश्योरिटी करने के लिए कि चार्ज जो है वो अपने प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो हो, क्या कराया जाता है? यहां पर अप्लाई किया जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल बेसिकली एक एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी, वो एनर्जी क्या करती है? वो किसी चार्ज को मूव करवाती है। ठीक है, सो एग्जाम में अगर इसका डिफाइन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि बताओ डिफाइन द पोटेंशियल, ठीक है, तो आप क्या आंसर लिखोगे वहां पर पोटेंशियल का? आप लिखोगे द एनर्जी required to move a charge from infinity to any point, infinity to any point। ये हो गया, पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि आपने कोई पॉइंट सोच लिया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, आपने सोचा कोई पॉइंट ए है, ये आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहां पर लेकर के आए, तो उस इन्फिनिटी से उस चार्ज को यहां पर लाने में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी ना, उसी एनर्जी को हम क्या कह देते हैं? उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क होता है? देखो पोटेंशियल के अंदर क्या था, यू आर ब्रिंगिंग योर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब आपको एक ही पॉइंट पता है, लाना कहां पर है ये आपको पता है, लेकिन लाना कहां से है ये आपको नहीं पता। चार्ज कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आपको इसी जगह का पॉइंट पता, एनर्जी पता लग रही है, तो इसे हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल। बट इन केस इफ यू नो दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू ब्रिंग द चार्ज, तो उस केस में क्या होता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको चार्ज बी से चार्ज को मूव करवाना है ए पे मूव कर, आपको बी भी पता है और आपको ए भी पता है, तो इन दोनों के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, बी और ए के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या कह देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी एग्जाम में कई बार क्या होता है, डेफिनेशन पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बताना सिर्फ इतना ही है। पोटेंशियल के लिए आप क्या लिखोगे? The energy required to move a charge from infinity to any point, that is known as potential। यहीं पर आपको infinity की जगह पर लिख दोगे अगर one point to another point, तो वो जाएगा potential difference। It means what is potential difference? The energy required to move a charge from one place to another place, यानी one point to another point, that is known as potential difference। तो potential या फिर potential difference, इसे मेजर करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है V is equal to W अपॉन Q। ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा, ठीक है। V क्या है यहां पर? पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। W क्या है? एनर्जी या फिर वर्क, एक ही बात है। चार्ज, ठीक है। ये पता होनी चाहिए सारी की सारी बातें। वर्क या एनर्जी का ऐसा यूनिट आपको 9th क्लास में पढ़ाई होगा आपने, जूल कहते हैं इसको। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है वोल्ट, ठीक है। कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, अब डिवाइस used to measure potential, that device is known as वोल्टमीटर, ठीक है। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। जैसे आपके घरों में कोई मीटर लग रखा हो, ठीक है, घरों में मीटर बहुत सारे लगे होते हैं, वाटर मीटर लग रखा हो, या अगर पंप यूज होता है तो पंप का मीटर लग रखा हो, तो आपको दिखेगा उसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं या दो मीटर्स होते हैं। एक मीटर में कुछ ए लिखा होगा, एक मीटर के अंदर वी लिखा होगा। जिस मीटर के अंदर ए लिखा होता है वो होता है आपका एमीटर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर मीटर, ठीक है। वी क्या है? वी आपका वोल्ट मीटर है, जो क्या मेजर करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है। तो करंट को फ्लो करवाने के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है? चार्ज फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या होगा? चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप ही करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब चीजें फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो एनर्जीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो यू कैन से दैट चार्ज, वो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान रखना इस बात का। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि आपको दिखता होगा ट्रांसफॉर्मर है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कहीं ट्रांसफॉर्मर होगा आसपास, ट्रांसफॉर्मर से आपका हाउस होगा, जैसे आपका हाउस है, आपने जैसे हाउस के साथ अपने ट्रांसफॉर्मर के वायर के थ्रू कनेक्ट किया, अपने आप उस वायर को क्या समझ में आ जाता है? भाई यहां पर तो पोटेंशियल हाई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर करंट बहुत ज्यादा हाई होता है। हमारे घर का जो कैसा होता है? लो। तो अपने आप करंट को समझ में आ जाता है भाई मुझे कहां फ्लो करना है? ट्रांसफॉर्मर से फ्लो करना है घर की तरफ। समझ में आ गई बात? तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई इसके बारे में, चैप्टर की बेसिक थोड़ी चीजें थी। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, हमने करंट के बारे में पढ़ा, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब मैं दो चार आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए ना तो समझ लो चैप्टर सारा पढ़ना बेकार है।